हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि अगर हम कोई दो चार्जेस को, ठीक है, दो चार्जेस लेने हमें समान परिमाण के होने चाहिए लेकिन विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। यानी एक अगर हम प्लस क्यू ले रहे हैं तो दूसरा हमें लेना होगा माइनस क्यू। ठीक है, दो आवेश हमने लिए हैं और दोनों अगर 2l दूरी पर रखे हो, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 2l हो तो हम उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और इसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और इसके निरक्ष पर दो चीजें हमें करनी है। एक बार तो इसके अक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है और दूसरा इसके निरक्ष पर फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट हो जो ना तो इसके अक्ष पर हो ना इसके निरक्ष पर हो, ठीक है, उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम थर्ड मेथड करेंगे। तो हमें दो डेरिवेशंस फिलहाल इसके लिए करने हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अक्ष और निरक्ष इसकी लोकेशन होती कौन सी है। ठीक है, तो देखिए सिंपली ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। एक बार हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 12 डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसको कुछ इस टाइप से दिखाते हैं। इनके सेंटर पर जो पॉइंट है O और इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी टोटल 2l। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि 2l डिस्टेंस इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इस डेरिवेशन में हमें L और L दो टुकड़ों में इसको डिवाइड करके इसको यूज करना होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसका अक्ष या तो इधर होगा या फिर इधर। ठीक है, यानी कि इस लाइन पर इसके अक्ष में अगर हम कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वो होगी विद्युत क्षेत्र के अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर हम इसके विद्युत द्विध्रुव के लंबवत बिंदु पर, यानी यहाँ पर अगर हम इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर लंब डालें और इस लाइन पर, इस लोकेशन पर, इन लोकेशंस पर अगर कहीं किसी बिंदु P पर, जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु P है, ठीक है, इस पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा निरक्ष और ये हो जाएगा उसका अक्ष। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता ये करना है, बताना मुझे आपको ये है कि दो हमारे पास चार्जेस हैं। देखिए ये माइनस क्यू है और ये एक प्लस क्यू है और इसके अक्ष पर, सबसे पहले इसके अक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो देखनी है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन। ठीक है, द्विध्रुव को बनाते हैं। ये द्विध्रुव हमारा बनाया हुआ है लेकिन फिर भी हम अच्छे से बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा, ताकि सब चीज़ें अच्छे से हमें क्लियर होती जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक माइनस क्यू आवेश ले लिया मान लीजिए हमने, और एक हमने प्लस क्यू आवेश जो है वो ले लिया है। यहाँ से इसका सेंटर है जिसे हम O नेम दे रहे हैं। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस L है, ये वाली डिस्टेंस ये भी L है। O बीच में हमारा O पॉइंट हो गया और यहाँ पर इसी के अक्ष पर आगे थोड़ा सा जाकर के एक बिंदु है P। ठीक है, इस बिंदु P को कैसे डिफाइन किया जाता है? इस बिंदु को इस टाइप से डिफाइन किया जाता है कि ये द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर है। ठीक है, इसे कुछ इस टाइप से डिफाइन किया जाता है कि ये द्विध्रुव के केंद्र से, यानी यहाँ से ये कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। कौन? बिंदु P। ठीक है, तो हमें आपको यहाँ पर यह बोलना है कि हमने जो है द्विध्रुव के केंद्र से द्विध्रुव के अक्ष पर एक ऐसा बिंदु लिया है जो द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। और उस बिंदु का जो है नोटेशन क्या है, यानी उसको हमने दिखाया है P से। ठीक है, अब हमें देखना है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। ओके, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमें ज्ञात करनी होती है तो यहाँ पर हम एक परीक्षण धनावेश लेकर के आएंगे, तो उसे हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए Q हमने कंसीडर किया है। ठीक है, कि ये Q हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? KQ बटे में r²। ठीक है, ये किसके लिए होता है? थोड़ा सा देखेंगे ये किसके लिए होता है। मान लीजिए ये Q चार्ज है और यहाँ पर हम एक परीक्षण धनावेश लेकर के आते हैं। मान लीजिए ये भी धनावेश है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है। तो इसके कारण इस बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु P है, इस चार्ज के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर Q चार्ज जिसके कारण तीव्रता देख रहे हैं ना, वो चार्ज ले रहे हैं। यानी यहाँ पर हमें इस चार्ज से कोई मतलब नहीं है। अगर हम इस चार्ज को मिटा भी दें,
ठीक है। इस चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग निकालनी है, फिर उन दोनों का परिणाम ही निकालना है, वही हो जाएगा हमारा इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर एक प्लस चार्ज ही लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इस पॉजिटिव के कारण इस पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके डायरेक्शन किधर होगी, तो हमें पता है। या फिर अगर हम फोर्स देखें, ठीक है, फोर्स देखें, फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस प्लस क्यू के कारण इस पर तीव्रता जो है वो इससे इस तरफ होगी, यानी कि पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो इस प्लस क्यू के कारण जो है यहाँ पर होगी, तो इसे हम लिखते हैं ई ऑफ प्लस क्यू। ठीक है, और अगर पी बिंदु पर माइनस क्यू के कारण देखें तो उसकी दिशा जो है वो इस तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने नोट करनी है कि इस पी बिंदु पर ई प्लस क्यू उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो माइनस क्यू के कारण इस माइनस क्यू की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई। ठीक है, दिशा तो हमने देख ली है, अब हम इनके परिणाम देखते हैं। देखिएगा, पी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि ई ऑफ प्लस क्यू हमें देखना है, तो ये बराबर हो जाएगा के क्यू हमें लेना है इसी का चार्ज। ठीक है, के क्यू बटे में हमें लेनी है डिस्टेंस लेनी है प्लस क्यू से इस पी बिंदु की जो दूरी है वो हमें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इस दूरी के लिए। देखिए, माइनस क्यू और पी के बीच में ये वाली जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या लिखेंगे। देखिए, अगर हम आर दूरी में से अगर हम एल वाली दूरी को घटा लें, यानी इस आर में से ये एल घटा लें, तो इतनी दूरी हमारे पास आ जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं आर माइनस एल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। और अगर हम माइनस क्यू के लिए देखें, तो माइनस क्यू के लिए आर और इस एल को अगर हम जोड़ दें, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी आर प्लस एल। ठीक है, आर प्लस एल। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि प्लस क्यू जो है वो पी बिंदु से कितनी दूरी पर है, आर माइनस एल दूरी पर है, और माइनस क्यू जो है वो पी बिंदु से कितनी दूरी पर है, आर प्लस एल दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दूरी लेनी है प्लस क्यू चार्ज से पी बिंदु तक की दूरी आर माइनस एल हो गई, तो हम लेंगे आर माइनस एल की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं पी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे। अभी हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कि हमें देखना है ई ऑफ माइनस क्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये भी सेम हो जाएगी के क्यू बटे में डिस्टेंस। अब हमें कौन सी वाली लेनी है, माइनस क्यू की पी बिंदु से दूरी कौन सी है, आर प्लस एल है। ठीक है, आर प्लस एल है, तो हम लेंगे आर प्लस एल की होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में हमें साफ पता चल रहा है कि ई ऑफ प्लस क्यू जो है वो ज़्यादा है, यानी ई ऑफ प्लस क्यू बड़ा है ई ऑफ माइनस क्यू से। देखिए, अगर हम डिफरेंस करें के क्यू, लेकिन नीचे जो डिस्टेंस है, छोटे वाली डिस्टेंस कौन सी है, देखिए दोनों में छोटी डिस्टेंस कौन सी है, दोनों में छोटी डिस्टेंस है आर माइनस एल। ठीक है, अगर किसी टर्म को छोटे नंबर से डिवाइड करें तो वो टर्म ज़्यादा होती है, सेम टर्म को अगर बड़े नंबर से डिवाइड करें तो वो छोटी हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, चार को अगर हम 2 से डिवाइड करें या फिर हम 4 को 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होगी वो नंबर उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होगी वो नंबर उतना ही बड़ा हो जाएगा अगर हम सेम नंबर को कोई 2 नंबर से डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, के क्यू को हमने आर माइनस एल से डिवाइड किया, के क्यू को हमने आर प्लस एल की स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक है, इसकी भी स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर है, लेकिन आर माइनस एल काफ़ी छोटा है
आर प्लस एल काफ़ी बड़ा है, तो ये वाला हमारा यानी प्लस क्यू वाला जो छोटी डिस्टेंस वाला है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिजल्टेंट किधर आएगा, देखिए ज़्यादा ई प्लस क्यू का है और उसका ओपोज कर रहा है, छोटा है ओपोज कर रहा है, तो जो ओपोज कर रहा है उसको घटा देंगे। ठीक है, देखिएगा अगर हम P बिंदु देखें तो P बिंदु पर प्लस क्यू उधर लग रहा है, E ऑफ प्लस क्यू इधर है और E ऑफ माइनस क्यू इधर है। ठीक है, E ऑफ प्लस क्यू उधर है, E ऑफ माइनस क्यू इधर है। ठीक है, मान लीजिए अब ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट जो है वो प्लस क्यू की डायरेक्शन में आएगा, लेकिन प्लस क्यू से थोड़ा कम होगा क्योंकि E ऑफ माइनस क्यू उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर परिणामी हम कैसे निकालेंगे, परिणामी हम निकालेंगे प्लस क्यू में से माइनस क्यू को घटा करके। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा नेट यानी कि जो हमारा परिणामी है वो कैसा आएगा, वो आएगा E ऑफ प्लस क्यू माइनस E ऑफ माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा E परिणामी जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हमें हो चुका है इनका परिणामी। तो चलिए यहाँ पर परिणामी निकालते हैं, इनके लिए वैल्यू रखते हैं E ऑफ प्लस क्यू। E ऑफ प्लस क्यू हमारे पास क्या है, के क्यू अपॉन में R माइनस एल की होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा E परिणामी निकल रहा है, E परिणामी निकल रहा है क्या, E ऑफ प्लस क्यू माइनस में E ऑफ माइनस क्यू। E ऑफ माइनस क्यू ये है हमारे पास, तो हम लिख लेंगे के क्यू बटे में R प्लस एल की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम ये वाला सब खल्लास कर देते हैं क्योंकि ये सब वैल्यूज हमने नोट यहाँ पर कर ली है। ठीक है, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अच्छे से यूज़ कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली अब हमारा काम सब समाप्त हो चुका है, हमें डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से के क्यू कॉमन आ जाएगा और 1 अपॉन आर माइनस एल की होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल की होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आर माइनस एल की होल स्क्वायर आर प्लस एल की होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा आर प्लस एल की स्क्वायर माइनस आर माइनस एल की स्क्वायर और के क्यू हमारा बाहर पड़ा है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए इनकी स्क्वायर को अगर हम देखिए आर माइनस एल की स्क्वायर है, आर प्लस एल की स्क्वायर है, देखिए ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये ए बी की होल स्क्वायर हो गई। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसी टर्म से अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, के क्यू ऊपर आएगा हमारा आर प्लस एल की होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल की होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और इनकी होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं देख लो एक बार फ्रेम में कट तो नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, सब कुछ फ्रेम में है। अब हम इस साइड मिटा करके और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, देखिए इसके बाद क्या होगा, ये देखिए आर माइनस एल और आर प्लस एल। ठीक है, और इसकी है हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा सा, अगर हम सिर्फ इसे सॉल्व करें आर माइनस एल और आर प्लस एल, ठीक है, और इसकी है हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ा रहने देते हैं, सिर्फ नीचे वाली टर्म को सॉल्व करके लाते हैं। ठीक है, आप ब्रैकेट में कर सकते हैं इसे कि चूंकि ये जो है ये किसके बराबर होगा, देखिए आर माइनस एल और आर प्लस एल, हमें पता है कि जब ए प्लस बी मल्टीप्लाई में होता है ए माइनस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी भी स्क्वायर है, ध्यान देना इसकी भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इसकी भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आर माइनस एल और आर प्लस एल अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा हमारे पास आर माइनस एल और आर प्लस एल जब मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसकी भी बाहर स्क्वायर है तो हम कर देंगे बाहर स्क्वायर। ठीक है, इसे कंप्लीट ब्रैकेट में हम लेंगे और जब हम इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर भी देखिए, ऊपर क्या है, आर प्लस एल की होल स्क्वायर और माइनस में है आर माइनस एल की होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनके होल स्क्वायर को खोल देंगे, इनके स्क्वायर्स को खोलेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस में रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, जब हम इन्हें ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस
2RL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सब कुछ कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, 2RL और 2RL ये हो जाएंगे 4RL, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इनको बॉक्स में लेते हैं, ठीक है। इतना जो हमने सॉल्व किया है, इतना जो हमने सॉल्व किया है वो हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है, ये हमने ये सॉल्व किया है। और नीचे वाली जो टर्म है, ठीक है, नीचे वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो हमने यहाँ इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों की वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है, इस साइड से मिटा देते हैं, इन दोनों की वैल्यूज हम रख लेते हैं कि हमारे पास नेट ई जो है वो क्या आएगा। देखिए नीचे अगर हम देखें r माइनस एल और r प्लस एल की होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास बना कुछ ये, ठीक है। नीचे तो हमारे पास बना r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसकी भी होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाली जो पूरी टर्म है इसकी जगह बचा है 4RL, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 4RL और बाहर हमारे पास KQ पड़ा है, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे KQ से, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक हमें अच्छे से क्लियर है। अब देखिएगा, हमने देखा था कि हमारे पास एक टर्म होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या फिर हम एक बार इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो R डिस्टेंस है, जो R डिस्टेंस है और जो L डिस्टेंस है, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव तो कुछ इतना सा होगा और इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो इस R दूरी से देखिए ये L दूरी है और यहाँ से ये वाली दूरी R है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि नॉर्मली अगर हम द्विध्रुव लें तो द्विध्रुव काफ़ी छोटा होगा, तो उसके कारण ये जो L डिस्टेंस है, L डिस्टेंस या फिर ये कहें कि R डिस्टेंस L डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो हम अगर हम प्लस माइनस करने की दृष्टि से देखें तो हम L वाली डिस्टेंस को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो L क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, L को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि R जो है वो L से बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है, इसलिए L को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम L को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये टर्म आएगी, देखिए। लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम जो है अगर इस टाइप से कुछ होता है तो मल्टीप्लिकेशन में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ जहाँ पर हमें प्लस और माइनस करना होगा यानी जोड़ या घटाव करना होगा, सिर्फ हम वही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया KQ, ऊपर एज इट इज़ है 4RL और नीचे ये जो है ये L स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा R स्क्वायर और उसकी भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास KQ 4RL और अपॉन में R की पावर 4, ठीक है। यहाँ से ये R और ये पावर 4 कटेगा तो हमारे पास आएगा KQ इंटू 4L बटे में RQ, ठीक है। ये वाली टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए, अब तो बिल्कुल सॉल्यूशन हमारे सामने है, बिल्कुल सॉल्यूशन हमारे सामने है, बस एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। एक और स्टेप और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव हमने देखा था, एक -Q और +Q दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो 2L है, ठीक है। तो इसके लिए हमने डिफाइन किया था, इसके लिए हम जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लें और उनके बीच की जो दूरी है 2L ये ले लें, तो ये हो जाएगा हमारा P वेक्टर, ठीक है। P वेक्टर दिखा रहे हैं तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी लेंगे जो कि कहाँ से कहाँ होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस Q की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिशा से एक बार मतलब नहीं है, ठीक है, एक बार हम दिशा नहीं लेने, सिर्फ इसका परिमाण अगर हम देखें, या चलिए वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L। देखिए Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P वेक्टर के बराबर होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो इसे हम कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं, 2 को बाहर लेते हैं, यानी 4 को हम 2 इंटू 2 लिख रहे हैं, ठीक है, 2K, और यहाँ पर हम लेते हैं Q इंटू 2L, ठीक है। 4 को हमने 2 and 2 में ब्रेक कर दिया, यानी 2 इंटू 2 लिख दिया है, ठीक है। अब ये Q इंटू 2L, देखिए नीचे R³ था, देखिए Q इंटू 2L और Q इंटू 2L, तो ये हो गया P वेक्टर के बराबर। तो क्या हम यहाँ पर P वेक्टर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2KP बटे में RQ, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई हमारी E अक्ष,
ठीक है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आ गई, उसकी वैल्यू क्या है 2kp बटे में r क्यूब। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव लिया, ठीक है, उसके अक्ष पर एक बिंदु लिया P, डायरेक्शंस डिसाइड की प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, और हमें पता चला कि E ऑफ प्लस क्यू जो है वो E ऑफ माइनस क्यू से बड़ा होगा, तो परिणामी के लिए हमने प्लस क्यू में से E ऑफ माइनस क्यू को घटा दिया, तो हमारे पास परिणामी जो आया, ठीक है, उसे थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन जो है हमने जैसे ही की तो हमारे पास आंसर आ गया E ऑफ अक्ष क्या हो जाएगा 2kp अपन r क्यूब। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अक्ष पर देख लिए, अब हम देखते हैं इसके निरक्ष पर। ठीक है, तो बेसिकली हम सबसे पहले हमारा द्विध्रुव फिर से ड्रॉ करते हैं और अच्छे से उसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया माइनस क्यू और यहाँ पर हमने ले लिया प्लस क्यू, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में सेंटर में एक पॉइंट ले लिया हमने O। ठीक है, अब इस O के लंबवत, यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव के लंबवत जो अक्ष होगा वही तो होगा निरक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर इस अक्ष पर, यानी कि इस पर अगर हम एक लंब डालते हैं, ठीक है, तो इस बिंदु पर, यहाँ पर एक बिंदु है हमारे पास P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है और यही हो जाएगा इसका निरक्ष। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशंस एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाली डिस्टेंस L हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस L हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने कितनी ली है 2L डिस्टेंस ली है। ठीक है, और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मैंने बताया था आपको कि जो P बिंदु है उसे हम कैसे मानते हैं, P बिंदु को हम मानते हैं कि द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर होता है। ठीक है, स्मॉल r दूरी पर ये होगा। यहाँ से देखिए, अक्ष में भी हमने कैसे माना था, कि जो हमारा द्विध्रुव है इसके सेंटर से यहाँ पर जो P बिंदु लिया था उसके लिए हमने r दूरी ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अब ये जो P बिंदु है ये यहाँ पर चला गया, तो ये वाली हम r दूरी यहाँ पर लेंगे। ठीक है, ये वाला P बिंदु यहाँ पर चला गया, तो अब हम ये वाली r दूरी कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये अक्ष था और ये हमारा निरक्ष है। ठीक है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब अगर हम माइनस क्यू से P बिंदु की दूरी देखें, माइनस क्यू से P बिंदु के बीच की दूरी अगर हम देखें, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये निरक्ष जो है वो द्विध्रुव के लंबवत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लंबवत है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होती है कर्ण स्क्वायर के। ठीक है, तो कर्ण यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, कर्ण आएगा हमारे पास r स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसी टाइप से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी हमारे लिए, क्या हो जाएगी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए, माइनस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शंस किधर होंगी, उसके लिए हम यहाँ पर अलग से डायग्राम बनाते हैं ताकि इससे थोड़ा सा अलग हम अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बन चुका है। ठीक है, ये हमारे प्लस क्यू है, ये हमारे पास माइनस क्यू है, ये हमारे पास बीच का बिंदु है। ठीक है, डिस्टेंसेस उधर ही डिफाइन रहने देते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, ये बिंदु है हमारा बिंदु P। ठीक है, अब देखिए इसके कारण डायरेक्शन देखिए, माइनस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू के लिए, हमने देखा था माइनस क्यू के लिए अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी तरफ होती है। ठीक है, और अगर हम प्लस क्यू के लिए देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, इसलिए ये उससे दूर की तरफ होती है। क्योंकि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आए पॉजिटिव का, तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर यहाँ लेकर के आए तो वो इसको रिपेल करेगा। इसलिए इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखा हुआ माने, अगर हम इस P बिंदु पर प्लस का धनात्मक टेस्ट चार्ज रखा हुआ माने, तो ये जो माइनस क्यू है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम ये मानते क्या ऐसा होता ही है। ठीक है, कि E ऑफ माइनस क्यू की डायरेक्शन इस माइनस क्यू की और होगी। ठीक है, इस P बिंदु पर माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें इस प्लस क्यू के कारण
प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये उसको धक्का देगा, उसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ई ऑफ प्लस क्यू इधर हो जाएगी। यहाँ पर हम सिंपल सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा पी बिंदु है, ठीक है, और इसके लिए बेसिकली देख लीजिए, यहाँ पर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ठीक है। प्लस क्यू के लिए डायरेक्शन इधर होगी ई ऑफ प्लस क्यू, और माइनस क्यू के लिए डायरेक्शन हो जाएगी इधर ई ऑफ माइनस क्यू। अब हमें निकालना है इन दोनों का परिणामी, तभी तो इस पी पॉइंट पर नेट हम निकालना चाह रहे हैं, और ई वेक्टर यानी ये दोनों सदिश है, तो इनके लिए हमें क्या निकालना होगा, इन दोनों का परिणामी सदिश निकालना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, परिणामी निकालने के लिए बेसिकली हम इन्हें घटकों में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। घटकों में कैसे डिवाइड करेंगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, इसको अंदर की तरफ लिखते हैं, ई ऑफ माइनस क्यू ये हो गया और ई ऑफ प्लस क्यू ये हो गया। अगर हम प्लस क्यू के लिए घटक देखें, ठीक है, ई ऑफ प्लस क्यू के लिए घटक देखें ई ऑफ प्लस क्यू, ठीक है। देखिए एक सदिश है हमारे पास कुछ इस टाइप से, ये है हमारा ई ऑफ प्लस क्यू, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इसको घटकों में डिवाइड करें, ठीक है, इस टाइप से और इस टाइप से, ठीक है, और मान लीजिए ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो इसी टाइप से ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम इस टाइप से इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर इसके और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ पर एकांतर कोण बन रहे हैं ये, ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप से, तो ये हो जाएगा, ये भी कैसा एंगल हो जाएगा, ये भी थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये भी एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी जेड की आकृति बन रही है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, यानी ये हो गया हमारा थीटा एंगल। देखिए वही सेम चीज़ है, ठीक है, वही सेम चीज़, ये चीज़ हम दिखा रहे हैं। देखिए एक बार अच्छे से देखते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ पर ऊपर जो चीज़ बन रही है, ठीक है, देखिए इसको मिटा देते हैं, एक बार पूरा ही मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर देखिए ये बिंदु P है हमारा, ठीक है, ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, ठीक है। इस टाइप से कुछ हमारी डायरेक्शंस हैं कि इस तरफ हमारा ई ऑफ प्लस क्यू जा रहा है और इस तरफ हमारा ई ऑफ माइनस क्यू जा रहा है, ठीक है। और हमने इनको कुछ इस टाइप से डिवाइड किया है, और घटकों में अगर हम तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो गया था और ये वाला एंगल भी हमारा थीटा एंगल हो गया था, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इनको घटकों में तोड़ना चाहते हैं तो इस ई ऑफ प्लस क्यू का, ठीक है, इस टाइप से है, तो हम इसे एक ये वाला घटक और एक ये वाला घटक, ठीक है, ये हमारा ई ऑफ प्लस क्यू है, तो एक हम ई ऑफ प्लस क्यू ये वाला घटक लेंगे, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल हमारे पास, ये वाला एंगल हमारे पास थीटा एंगल है, ठीक है, यही सेम चीज़ है, देखिएगा, यानी कि इसको हमने एक इस टाइप से घटक में तोड़ दिया है, ब्लैक कलर में देखेंगे, और एक हमने इस टाइप से घटक में तोड़ दिया है, ठीक है, इस ई प्लस क्यू को, एक ये वाला घटक और एक ये वाला घटक, ठीक है। थीटा एंगल के साथ वाला जो घटक होता है वो हमें पता है कि ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ठीक है, ई प्लस क्यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। इसी टाइप से अगर हम ई माइनस क्यू को तोड़ना चाहेंगे, ठीक है, ई ऑफ माइनस क्यू को, देखिए इस टाइप से है ई ऑफ माइनस क्यू, तो इसे हम एक ये वाला घटक और एक ये वाला घटक, दो घटकों में से तोड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो ये वाला घटक हो जाएगा और एक हमारा इस तरफ हो जाएगा ये वाला घटक, ठीक है। थीटा एंगल है तो ये वाला जो घटक होगा ये कौन सा होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा के साथ वाला जो होता है वो कॉस में होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यू के लिए देखना चाहें तो प्लस क्यू के लिए ये वाला कौन सा था, ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा था, और ये था ई ऑफ प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो गई कि हमने माइनस क्यू को यानी ई ऑफ माइनस क्यू को और ई ऑफ प्लस क्यू को दोनों को घटकों में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर ई ऑफ प्लस क्यू की डायरेक्शन ये थी और ई ऑफ माइनस क्यू की डायरेक्शन ये थी, ठीक है। ई ऑफ प्लस क्यू की डायरेक्शन उधर थी और ई ऑफ माइनस क्यू की डायरेक्शन इधर थी, और जब हम इसे बड़े रूप में बनाते हैं तो हमारे पास इनको घटकों में तोड़ करके ये वाला डायग्राम हमारे सामने आता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, ये हमारा पी बिंदु है,
इसमें ऊपर की तरफ एक घटक है, देखिए ऊपर की तरफ एक घटक है, कौन सा, ई ऑफ प्लस क्यू साइन थीटा। नीचे की तरफ इसमें घटक है, नीचे की तरफ घटक जो है, नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ कौन सा घटक है, ई ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा, ई ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा। ये चीज समझ में आ गई। और इस तरफ हमारे पास दोनों के घटक आ गए, प्लस क्यू का भी घटक है एक और माइनस क्यू का भी घटक है, ठीक है। देखिए प्लस क्यू का कौन सा घटक है, ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा है, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास एक और घटक है, ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात, अब हम यहाँ पर दो चीज़ें निकालते हैं, एक तो ई ऑफ प्लस क्यू क्या होगा, एक हमारे पास ई ऑफ माइनस क्यू क्या होगा। यानी कि प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या होगी, और पी बिंदु पर ई ऑफ माइनस क्यू के कारण, यानी कि माइनस क्यू के कारण ई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं, बेसिकली क्या होगा, के क्यू अपॉन में, और यहाँ भी लेंगे के क्यू बटे में, प्लस क्यू से पी बिंदु के बीच की दूरी ये वाली है, तो इसकी होल स्क्वायर ले लेंगे, क्या लेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखिएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इसकी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस थी और इसके स्क्वायर हमने ले लिए। यहाँ भी हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि यही डिस्टेंस माइनस क्यू से पी के बीच की है, और यही डिस्टेंस प्लस क्यू से पी के बीच की है, ठीक है। तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है। देखिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ई ऑफ प्लस क्यू बराबर है ई ऑफ माइनस क्यू के, तो क्यों ना इन दोनों को हम सीधा ई क्यू ही लिख दें, ठीक है, क्यों ना इन दोनों को हम सीधा ई क्यू लिख दें। अगर हमने ऐसा लिखा तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, देखते जाइए, ठीक है। पी बिंदु पर ऊपर लग रहा है ई पी साइन थीटा, ठीक है, सीधा लिख देते हैं ई, ठीक है, क्योंकि जो है ये देखिए सीधा ही लिखेंगे, ठीक है। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू को सीधा ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसको सिंपल ई मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ई साइन थीटा नीचे है और ई साइन थीटा ही ऊपर हो गया, ठीक है, और इधर ई कॉस थीटा और यहाँ ही ई कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ई माइनस क्यू भी बराबर ई प्लस क्यू भी बराबर, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों बराबर हैं, तो सभी ई प्लस क्यू माइनस क्यू सभी को हमने ई ई ई ई लिख दिया, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक ई साइन थीटा ऊपर है, एक ई साइन थीटा नीचे है, तो दोनों घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि प्लस क्यू का और माइनस क्यू का जो साइन वाला घटक है, यानी ये वाला घटक इन दोनों को जो है कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन ये दोनों घटक जो है वो जुड़ेंगे, ठीक है। तो नेट ई हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2e कॉस थीटा। ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि जो ई नेट हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, 2e कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अब सिंपली इस ई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे और ई नेट यानी कि ई रिजल्टेंट हमारा हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें हम सब मिटा देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन वाला जो फैक्टर है वो हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम लिखते हैं ई रिजल्टेंट या ई नेट जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखते जाइएगा, 2 इंटू ई की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बटे में डिस्टेंस हमारी ये वाली है, ठीक है, और इसकी स्क्वायर लेनी है। डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से रूट और स्क्वायर कैंसिल होगी, लेकिन फिर भी एक और बचा है हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि ई की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, अब सिंपली कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बची है, कॉस थीटा को भी हम सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल अगर हम ले, ठीक है, सिंपली ये वाला ट्राइंगल अगर हम ले, तो इसके लिए ये एंगल्स हमने देखे थे, थीटा एंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस थीटा क्या होता है, देखिए लाल बटे कक्का से, जैसा आप 10th क्लास में करते थे बेसिकली, आधार बटे करण, ठीक है। आधार बटे करण क्या होता है, हमारे पास कॉस थीटा होता है। तो बेसिकली यहाँ से कॉस थीटा हमारे पास आधार बटे करण, यानी कि आधार क्या हो जाएगा, एल बटे में करण क्या हो जाएगा, ये वाला करण है, तो करण हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बनेगी, लेकिन उसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये वाला सब कुछ हो चुका है, हमने वैल्यूज़ रख दी हैं। अब हम इसको बेसिकली सॉल्व करते हैं। ये भी मिटा देते हैं क्योंकि ये भी आपको अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज़ वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स मोड में लेकर के जाएं और उसके बाद देखें। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखें, बेसिकली 2 है हमारे पास सबसे पहले, उसके बाद KQ, और यहाँ पर अंडर रूट में है ये, और इसकी है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी हमारे पास कितनी पावर है, स्क्वायर है। और cos थीटा की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो cos थीटा की वैल्यू के लिए हम cos थीटा की जगह इस वैल्यू को रखते हैं L अपॉन में ये। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए 2 पावर इसकी ऑलरेडी है, 1 पावर और आ गई है, तो ये हो जाएगी टोटल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, और इसकी हो जाएगी क्यूब। ठीक है, स्क्वायर ऑलरेडी थी, एक और आ गया। देखिए एक स्क्वायर और a, अगर हम ये देखें तो ये टोटल किसके बराबर होता है, a क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, देखिए अभी हमने अंडर रूट नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि अंडर रूट ऑफ a है और इसकी हमारे पास क्यूब है, तो ये हो जाएगा, देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2 और इसकी पावर है क्यूब, तो ये हो जाएगा टोटल a की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अंडर रूट को भी हमने सॉल्व कर लिया है, तो अंडर रूट को हटा करके हम लिख देते हैं यहाँ पर इसकी पावर 3/2। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, और ऊपर बचा है 2KQ एंड L। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली और हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हम यहाँ से वही काम करेंगे कि R जो है वो हमारा L से बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए L को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में नहीं बल्कि जोड़ घटाव में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू में अगर पॉइंट में कोई बहुत छोटी सी वैल्यू अगर जुड़ रही है तो वो कोई ज़्यादा असर नहीं दिखाएगी, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2KQL बटे में यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इस 3/2 का मतलब क्या है, अभी हम लेकर के चले थे। ठीक है, R की पावर 2, पावर्स जो है इस टाइप से होती हैं, तो मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नीचे R3 और ऊपर बचेगा 2KQ और L। ठीक है, यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, हमें पता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2L, तो यहाँ पर Q ये रहा, 2 ये रहा, L ये रहा, तो यहाँ से देखिए अगर हम इनको एक साथ लिख दें 2QL बटे में R3। ठीक है, अगर ऐसा कर दिया तो 2QL की जगह क्या आ जाएगा, देखिए 2QL की जगह P आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KP बटे में R3। ठीक है, यानी कि हमारे पास E निरक्ष निकल करके आ गया। अगर हम यहाँ लिखें, ठीक है, E निरक्ष हमारे पास निकल करके आ गया KP बटे में R3। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और अगर हम प्रीवियस रिजल्ट देखें, हमारा E अक्ष क्या आया था, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी 2KP बटे में R3। ठीक है, अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए अगर हम E निरक्ष और E अक्ष में रिलेशन देखना चाहें तो निरक्ष जो है वो अक्ष का आधा है, यानी ये कहें कि अक्ष जो है वो निरक्ष पर जो आ रहा है उसका डबल है। यानी कि अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा कि E अक्ष जो है वो डबल है किसका, E निरक्ष का। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, कि E ऑफ अक्ष जो होता है वो डबल होता है किसका, E निरक्ष का। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो K हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट या कहें कूलाम्ब कांस्टेंट है। ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, और R हमें पता ही है, R क्या है, द्विध्रुव के सेंटर से P बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज R। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने इस वीडियो के अंदर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी रेंडमली कोई भी पॉइंट ले लें जो ना तो
ना तो द्विध्रुव के अक्ष पर हो, ना ही द्विध्रुव के निरक्ष पर हो, रेंडमली अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो उस पर हम विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता कैसे निकालेंगे उसका डेरिवेशन हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। करना आपको ये है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से आपको जो है कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जो भी आपके दिल में फीलिंग्स आती हैं उसको कमेंट करना है। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको जल्दी मिले अच्छे से, यानी कि आपको ईजिली मिल जाए, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।